हाँ जी, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद और आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मृदा वाला। आज अपने मृदा की तीसरे नंबर की क्लास है। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में मृदा के टॉपिक्स को खत्म कर दिया जाए। जैसे पिछले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा कि मृदा का जो वर्गीकरण था कि राज्य कृषि विभाग तो 14 प्रकार बता रहा था और आपका जो नया वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ है जो कि यूएसडीए ने किया है और आधार माना है उसने मिट्टी के कणों के आकार को। आज अपन बात करते हैं एक सामान्य वर्गीकरण को लेकर और फिर मिट्टी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या क्या हैं। तो जैसे बात करें कि मृदा का सामान्य वर्गीकरण, मृदा का सामान्य वर्गीकरण देखते हैं अब। सामान्य वर्गीकरण की भी अगर अपन बात करें ना तो ये सामान्य वर्गीकरण हुआ है रंग और मृदा के उपजाऊपन के आधार पर। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख देंगे कि सामान्य वर्गीकरण है 10 प्रकार का है और इस सामान्य वर्गीकरण का जो आधार माना गया है वो आधार है मिट्टी का रंग, एवं उपजाऊपन। इसके आधार पर फिर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 10 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अपन बात करें कि सर वो 10 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहले तो एक एक मिट्टी का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जैसे रेतीली या फिर मरुस्थलीय मिट्टी, सबसे पहली जो मृदा होगी रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद में नंबर 2 पे हो जाएगी भूरी रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी? भूरी रेतीली मिट्टी। इसके बाद में नंबर 3 पे बात करेंगे तो लवणीय मिट्टी। नंबर 4 पे अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में नंबर 5 पे है काली मिट्टी या फिर काली मृदा। नंबर 6 पे अगर अपन बात करें कि तो देखो, एक तो हो जाएगी लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी या फिर लोमी भी लिखा आ सकता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। मिट्टी है और इसी का नाम आप लोगों को मिल जाएगा लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। इसके बाद में नंबर 7 पे बात करें तो लाल काली मिट्टी।
नंबर 8 पे बात करें तो लाल पीली मिट्टी। एक आपके पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मृदा जिसे आप बोलते हो, अरावली की उपतयिका में पाई जाती है। और एक आपके भूरी मिट्टी जो बनास का प्रवास क्षेत्र है, वहां पर भूरी मिट्टी का प्रसार देखने को मिला है। हालांकि बनास वाले की बात करें तो वहां पर जैसे मेवाड़ का मैदान है और आपका मालपुरा करौली बेसिन है, वहां तो लाल पीली मिट्टी का प्रसार देखने को मिला है। तो ये जो राजस्थान की मिट्टियों का जो सामान्य वर्गीकरण था, ये सामान्य वर्गीकरण था आपका मिट्टी की रंग और उसके उपजाऊपन के आधार पर। अब एक एक मिट्टी के बारे में देखते हैं कि कहां से इंपॉर्टेंट मिट्टी है और उसका कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे नंबर पे पहली जो मृदा होगी वो होगी आपकी रेतीली या फिर बलुई मिट्टी। यही पढ़ी है पढ़ने। अच्छा, मरुस्थली लिख दिया क्या यहाँ पर? बलुई करना भाई, मरुस्थली तो फिर इसका उपनाम हो जाएगा। रेतीली या फिर बलुई मिट्टी है। हालांकि मरुस्थलीय मिट्टी भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली तो जो मृदा होगी वो कौन सी होगी? रेतीली या फिर बलुई मिट्टी। देखो, केवल काम काम की बातें ही करेंगे, फालतू की ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे। इसमें से उन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। अब सबसे पहले तो जैसे मान लिया कि रेतीली या फिर बलुई मिट्टी में आपसे पूछ सकता है, एक तो इसके उपनाम क्या क्या है मृदा के। एक आपसे इसका निर्माण पूछ सकता है, कि इसका जो निर्माण है वो कैसे निर्माण हुआ है। एक आपसे कर सकता है इसका विस्तार या फिर विवरण। और एक मिट्टी की विशेषताएं। इनको लेकर अगर अपन बात करें, देखो उपनाम तो इस मिट्टी को कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी भी इसे ही कहते हैं। एक तो कौन सी मिट्टी बोल सकते हो आप इसे? कि सर मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो भी यही है। इसी के साथ शुष्क मिट्टी भी आप इसे ही बोल सकते हो। कौन सी मिट्टी? शुष्क मिट्टी। या फिर मोटे कण होते हैं, पानी की बार बार आवश्यकता होती है, इसलिए कैसी मिट्टी बोलते हैं अपन इसको? प्यासी मिट्टी भी इसे ही बोलते हैं। तो तीन उपनाम आप लोगों को याद रखने हैं। रेतीली बलुई के मरुस्थलीय मिट्टी से कहते हैं, शुष्क मिट्टी से ही कहते हैं, और आपके प्यासी मिट्टी भी इसे ही कहते हैं। फिर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है बलुआ पत्थरों के अपर्दन से। किससे निर्माण हुआ है? बलुआ पत्थरों के अपर्दन से। फिर विस्तार या विवरण की बात करूं तो यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक।
यानी मुख्य वो जिले जिनमें इस मृदा का विस्तार है: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावाटी प्रदेश। इस वाले क्षेत्र में देखने को मिली है। मिट्टी की विशेषताएं आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, पहली विशेषता तो आपकी क्या है? इस मिट्टी में कैल्शियम कैल्शियम तत्व की अधिकता। नंबर 2 पे बात करें तो राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मृदा भी यही है। राजस्थान में पाई जाने वाली जो सर्वाधिक मृदा है वो भी यही है। इसी के साथ मिट्टी के कणों का आकार मोटा होता है। मिट्टी के कणों का आकार मोटा होता है। अतः बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक ध्यान रखना, प्रमुख फसलें अगर आपसे पूछे ना, इसी मृदा की बात करें अपन, प्रमुख फसलें, तो देखो, एक तो बाजरा, गंवार, चना, मूंगफली, और जो आपके दलहन फसलें हैं, ये देखने को मिलती है आपके। तो जो पहली मृदा हो गई आपके, वो कौन सी मृदा होगी आपके? रेतीली या बलुई मिट्टी है। ज्यादा कुछ नहीं है। उपनाम ध्यान रखना है, मरुस्थलीय मिट्टी से ही कहते हैं, शुष्क मिट्टी से ही कहते हैं, प्यासी मिट्टी से कहते हैं। निर्माण बलुआ पत्थरों के अपरदन से हुआ है। बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में जो मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी प्रदेश है, इस एरिया में देखने को मिली है। फसलों की बात करें तो ऐसी फसलें जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, शीघ्र तैयार हो जाती है, वो फसलें जैसे बाजरा है, गंवार है, चना है, मूंगफली है। और आपकी जो दलहन फसलें हैं वो उत्पादित होती है। कैल्शियम तत्व की अधिकता प्रचुर मात्रा में आपके रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी में पाई जाती है। प्लस इसी के साथ अपन बात करें तो एक आपके राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है, वो मृदा भी कौन सी आपके? यही मृदा है। और मिट्टी के कणों का जो आकार होता है वो मोटा होता है, इसलिए सिंचाई की क्या होती है? बार बार आवश्यकता होती है।
तो ये पहली मृदा हो गई है आपके, और पहली मृदा कौन सी है? रेतीली या फिर बलुई मिट्टी है। चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन सी थी? भूरी या फिर रेतीली मिट्टी। तो दूसरी जो मृदा होगी वो कौन सी मृदा हो जाएगी आपके? भूरी रेतीली मिट्टी। तो नंबर 2 पे होगी भूरी रेतीली मिट्टी। अब इसकी बात करें अपन, तो वही मुख्य मुख्य चीजों की चर्चा करेंगे इसमें अपन, कि जैसे सबसे पहले तो इसका निर्माण। पहला पॉइंट तो यही है। नंबर 2 पे बात करें कि विस्तार या फिर इसका जो विवरण है वो किधर देखने को मिला है? इसके बाद में बात करें कि प्रमुख फसलें, और मिट्टी की अगर कोई विशेषता है तो वो लिख देंगे। चलो, अपन ने राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण किया था, उस समय मैंने मिट्टी लिखवाई थी आपको ग्रे ब्राउन या भूरी धूसर जलोढ़ मृदा, जो कि आपके लूणी बेसिन वाला पार्ट था। तो भूरी मृदा की बात करूंगा तो कौन सा? लूणी बेसिन। प्लस रेतीली की अभी बात करी थी कि किससे निर्माण हुआ है? बलुआ पत्थरों से। तो इसका निर्माण होगा वो आपके लूणी बेसिन प्लस आपके बलुआ पत्थर। विस्तार या विवरण की बात करेंगे तो जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, इन वाले क्षेत्रों में देखने को मिली है। प्रमुख फसलों की अगर अपन बात करें कि सर प्रमुख फसलें, तो एक तो देखो ईसबगोल, जिसको घोड़ा जीरा बोलते हैं। इसी के साथ जीरा, मूंग, मोठ, अरंडी आदि, ये फसलें उत्पादित होती है। और ध्यान रखना, इस मिट्टी में फॉस्फेट तत्व की अधिकता पाई जाती है। फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में कौन सी मिट्टी में? तो वो आपकी भूरी रेतीली मिट्टी। तो फॉस्फेट तत्व की जो अधिकता पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी में? आपके भूरी रेतीली मिट्टी। तीसरे नंबर पे मृदा थी आपके कौन सी? लवणीय मृदा। चलो भाई, नंबर 3 पे अपन बात करते हैं कौन सी मृदा के बारे में? लवणीय मृदा। देखो भाई, लवणीय मृदा की कुछ मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें, तो सबसे पहले तो इस मृदा के उपनाम है भाई।
इसी के साथ नंबर 2 पे बात करेंगे कि ऐसी मृदाओं का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में प्रमुख क्षेत्र और फिर मिट्टी की विशेषता। बस केवल वही चीजों की बातें करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं, पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। जैसे उपनामों को लेकर अगर अपन बात करें कि सर लवणीय मृदा को, तो देखो इस मृदा को एक तो नाम मिलता है खार, एक इसी का नाम मिला है रेह, इसी को कहा जाता है कल्लर, और इसी का उपनाम है ऊसर मृदा। यानी ऊसर वो मृदाएं होती है जो अनुपजाऊ मृदा होती है, तो इसी के उपनाम में लवणीय मृदा के, इसको खार कहते हैं, इसी को रेह कहा जाता है, इसी को ऊसर, इसी को कल्लर। अब निर्माण की अगर बात करूं तो इसका निर्माण हुआ है शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण। शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण कौन सी मृदा बन गई आपके, लवणीय मृदा। और मिट्टी की समस्याओं में एक मेजर समस्या भी आजकल लवणीयता की समस्या है। तो ये जो अधिक सिंचाई की जाती है, तो अधिक सिंचाई के कारण वहां पर एक सफेद परत का निर्माण हो जाता है, और वो समस्या ही कौन सी है आपके, लवणीयता की समस्या। तो निर्माण हुआ है शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण। इसके प्रमुख अगर क्षेत्रों की बात करें ना अपन, तो इसके प्रमुख क्षेत्रों में एक तो आपके आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, प्लस दूसरी है आपके नर्मदा जो नहर है। आईजीएनपी की अगर मैं बात करूं और नर्मदा नहर की बात करें, तो क्षेत्र विशेष को लेकर अपन चले हैं। तो आईजीएनपी में जो देखने को मिली है, विस्तार की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ में तो एक गांव पड़ता है बडोपल, वहां तो सबसे ज्यादा लवणीयता की समस्या देखने को मिली है। और एक हो जाएगा आपके बीकानेर। और नर्मदा नहर की बात करें तो ये तो आपके दो ही जिलों में से है, एक तो आपका जालोर और एक कौन सा आपके है, बाड़मेर। इन वाले क्षेत्र में देखने को मिली है ये मृदा। अब विशेषता की अगर बात करें ना, तो एक तो ध्यान रखना, इस मृदा में NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है। सोडियम क्लोराइड जिसे आप कह सकते हो, नमक हो सकता है। इस मृदा में NaCl की मात्रा सर्वाधिक। एक ध्यान रखना, न्यून उपजाऊ मृदा भी यही है। कौन सी मृदा पूछा आपसे, न्यून जो उपजाऊ मृदा है, ये लो साहब, ये कौन सी मृदा थी आपके, तो सर ये लवणीय मृदा थी। तीन मृदाएं हो गई। अगली मृदा की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पे आती थी आपके कौन सी मृदा, जलोढ़ मिट्टी। और सबसे जो उपजाऊ मृदा है
ये भी कौन सी मिट्टी है आपके? जलोढ़ मिट्टी। देखो भाई, वही चीजें अपन तो जैसे उपनाम देख लेंगे। एक तो मिट्टी के उपनाम क्या क्या है, इसी के साथ इसके प्रकार भी दो ध्यान रखने हैं आपको। निर्माण आपसे पूछ सकता है, इसका विस्तार या फिर विवरण ये पूछ सकता है आपसे, और मिट्टी की विशेषता। उपनाम की बात करूं तो एक तो इसको डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है कछारी मिट्टी। और इसी को अपन बोलते हैं दोमट मृदा। अब देखो, इसके दो प्रकार आप लोगों को पता होने चाहिए। एक तो होता है बांगर, और एक होती है खादर। तो बांगर तो जो होती है वो होती है प्राचीन, एलुवियल सॉइल बोलते हैं इसको। तो जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होगी, वो तो कहलाएगी बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होगी उसको कहते हैं अपन खादर। तो आपसे पूछे कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। विस्तार की बात करें तो पूर्वी राजस्थान आ गया आपके। और पूर्वी राजस्थान में कौन सा प्रदेश? तो सर मैदानी प्रदेश है, वहां सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो फिर जिले आप लिख सकते हो इसमें, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा, टीग। ये वाले जो जिले हैं, इन जिलों में विस्तार देखने को मिला है कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा। फिर बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है सर, तो देखो इसकी विशेषताओं में एक तो बात करें तो सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। तो पहला पॉइंट तो लिख दो, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा भी यही है। भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। पोटास तत्व की अधिकता इस मिट्टी में होती है। पोटास, नाइट्रोजन भी मिलता है, ध्यान रखना। प्रचुर मात्रा में पोटास, प्रचुर मात्रा में।
ये लो साहब, ये कौन सी मृदा है आपकी? तो आप कहोगे कि जलोढ़ मृदा है। चार प्रकार की मिट्टियां हो चुकी है आपके सामने। डेल्टाई मिट्टी इसलिए नाम है इसका कि भाई नदियां ही तो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जैसे आपने देखा नहीं, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा, तो वो गंगा और आपके ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई भाग है। तो ये जलोढ़ मृदा होगी। नंबर 5 पे अगर बात करें कि सर अगली मृदा, तो नंबर 5 पे पाई जाती है काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी। अब काली मृदा की अगर अपन बात करें ना, कि वही इसमें एक तो इसके उपनाम, इसमें फसलें नहीं लिखी ना आपने, ये तो अनुपजाऊ होती है, न्यून उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा है ना, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उपजाऊ, यानी लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है इसमें। काली मिट्टी का उपनाम हो गया। इसके बाद में बात करें, इसका निर्माण पूछ सकता है आपसे कि इसका निर्माण किस प्रकार से। एक आपसे क्वेश्चंस कर सकता है प्रमुख फसलों को लेकर। एक इसका विस्तार या विवरण, और एक मिट्टी की विशेषता। क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना रहती है काली मिट्टी से। उपनाम की बात करूं तो देखो, एक तो इसको कहा जाता है ज्वालामुखी मिट्टी। ज्वालामुखी मिट्टी इसलिए कहते हैं पठारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा, और पठारों का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के उद्गार से। जो लावा था तरल अवस्था में, वो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस में बदल कर किसमें परिवर्तित हो गया? पठारों। तो एक तो ज्वालामुखी मिट्टी से ही कहते हैं। प्लस इसी को कहा जाता है सौते जुताई वाली मिट्टी। दरारें पड़ जाती है सूखने पर बारिश के बाद में इस मिट्टी में, और उसमें बीज बो दिए जाते हैं। तो सौते जुताई वाली मिट्टी अगर आपसे पूछे वो भी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कपास की मिट्टी के कपास की खेती के लिए मिट्टी सबसे उपयुक्त है, इसलिए इसको कहा जाता है कौन सी मिट्टी है? कपासी मिट्टी। प्लस इसी को कहा जाता है रेगूर मृदा। कौन सी मृदा बोलते हैं? रेगूर मृदा भी इसी का नाम है। तो इसके निर्माण की बात करूं तो बेसाल्ट लावा चट्टानों से जो मिट्टी बनती है वही आपके ज्वालामुखी मिट्टी। तो बेसाल्ट लावा चट्टानों से। प्रमुख फसलों की अगर बात करूंगा ना, तो देखो इस वाले क्षेत्र में प्रमुख फसलें, एक तो सबसे ज्यादा तो कपास, सोयाबीन, मसाला फसलें। 70 पूछ ले तो हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र में आप सभी जानते हो राजस्थान के 4 ही जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, 12 और है झालावाड़। विशेषताएं ध्यान रखना इस मिट्टी की,
एक तो ध्यान रखना, इस मिट्टी में कले की या फिर चिका की मात्रा सर्वाधिक है। इस मिट्टी में कले, बिल्कुल महीन कण, कले ऑब्लिक चिका की मात्रा सर्वाधिक। चिका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नंबर 2 पे बात करें, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। एक ध्यान रखना, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, लोहा, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में होता है। इसी मृदा को कहा जाता है वर्टिसोल। इसे वर्टिसोल ऑब्लिक चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। ये लो साहब, ये कौन सी मिट्टी है आपके? तो आप कहोगे कि सर ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी के क्वेश्चन अभी जैसे एलडीसी के एग्जाम हुए थे, वहां भी प्रश्न पूछे गए थे आपके। थोड़ा सी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली मृदा को लेकर बात करें तो अब देखो, थोड़ा सी दोनों मृदाओं को साथ ही लेकर चलते हैं अपन। 5 के बाद में हो जाएगी आपके नंबर 6 पे। तो एक तो है लाल चिकनी मिट्टी। और नंबर 7 पे भी यही ले लेते हैं इसको भी, लाल काली मिट्टी। अब देखो, बात करें कि सबसे पहले तो निर्माण को लेकर, निर्माण हो जाएगा एक तो, एक इसका विस्तार, प्रमुख फसलें, और एक विशेषता है इस मिट्टी की। जैसे बात करें कि सर इसका निर्माण किससे हुआ है, तो निर्माण हुआ है कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानों से।
चट्टानों से। विस्तार की बात करूंगा तो लाल चिकनी मिट्टी, एक तो देखो आपका वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र में आप सभी को पता है 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्लस उदयपुर, सलुम्बर और चित्तौड़ का दक्षिणी पार्ट। इस वाले एरियाज में देखने को मिली है कौन सी मृदा, ये मृदा। इसमें एक तो देखो होता है चावल, एक तो मक्का इधर ही होता है, चावल और गन्ना। विशेषता होती है इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा, इस मिट्टी में मात्रा अधिक पाई जाती है। अतः मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, तो इसका कई जगह लाल लोमी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अतः मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। ये ध्यान रखना आप, किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका कारण क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। एक देखो लाल और काली दोनों के मिश्रण से मिट्टी तैयार होती है। जैसे लाल काली मिट्टी की बात करें तो निर्माण, एक तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इसके विस्तार को लेकर बात कर लेंगे अपन, और एक अपन बात करेंगे प्रमुख फसलों को लेकर। जैसे बात करें कि निर्माण, तो देखो लाल का तो निर्माण कैसे हो रहा था, कायांतरित चट्टानों से, प्लस काली का हो रहा था बेसाल्ट लावा चट्टानों से। तो कायांतरित प्लस बेसाल्ट लावा चट्टानों से। विस्तार की बात करें तो भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। प्रमुख फसलों में अगर बात करें तो देखो मक्का होती है इधर, कपास और अफीम, ये खेती उत्पन्न की जाती है। और अगली जो मृदाएं हैं, 8 नंबर पे जो मृदा है वो है लाल पीली मिट्टी। तो कोई ज्यादा विस्तार विशेष देखने को नहीं मिला है लाल पीली मिट्टी की अगर मैं बात करूं। देखो लाल पीली मिट्टी है ना, इसका जो विस्तार है ना, इसका विस्तार मिला है एक तो मेवाड़ मैदान,
और एक आपके मालपुरा करौली बेसिन। अब बात करें कि जो मेवाड़ मैदान है वो तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर इनमें है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और आपका उदयपुर। और इसकी बात करेंगे तो मालपुरा टोंक और एक आपका आ गया करौली। और इधर आपसे पूछे ना कि प्रमुख फसलें, तो सरसों और जवार सबसे ज्यादा प्रमुख फसलें, तो सरसों और जवार। नंबर 9 पे जो मृदा थी, पर्वतीय मिट्टी जिसे लिथोसॉइल बोला जाता है। पर्वतीय मिट्टी, लिथोसॉइल बोलते हैं इसे। और एक मृदा है आपके लास्ट है भूरी मिट्टी। तो देखो, पर्वतीय मिट्टी और लिथोसॉइल मृदा की अगर बात करें अपन, तो ये तो अरावली की उपतयिका में देखने को मिली है। और इसके बाद में अगर एक बात करें अपन भूरी मिट्टी, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में, ये तो हो जाएगी अरावली की उपतयिका में। और पर्वत भूरी मिट्टी हो जाएगी बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में। ये लो साहब, ये था आपके मिट्टियों का कैसा वर्गीकरण। तो जो सामान्य वर्गीकरण था वो था। अब एक टॉपिक बच गया है मिट्टी की समस्याएं, जैसे अपर्दन की समस्या है, सेम की समस्या है, लवणीयता है, सारीयता है, मृदा अवकर्षण है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उन पर अपन जो चर्चा करेंगे वो आगे की क्लास में करेंगे। तो आज तो मुझे दीजिए विदा। और कमेंट करके देखिए, बताना है भाई आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देनी है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।